ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक पुराना सिद्धांत है, को बोनो, हु बेनिफिट्स। तो पुलिस भी खोजती है किसी भी क्राइम में कि किसका फायदा है, तो वो जिसका फायदा होता है वह फर्स्ट सस्पेक्ट होता है। तो वामपंथ आज के दिन में, जो पिछले 5 वर्षों में दुनिया के अनेक देशों में बैकफुट पर था, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, ब्राजील, मैं इन 4 देशों को गिनता हूं जहां पर राइट विंग आइडियोलॉजी, हालांकि यह कोई एक इंटीग्रेटेड आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन लेफ्ट विंग की विरोधी आइडियोलॉजी, नॉन लेफ्ट कह सकते हैं। नॉन लेफ्ट। तो इन 4 देशों में गैर वामपंथी सरकारें थीं और बहुत तेजी से बहुत सारे देशों में गैर वामपंथी या वामपंथ विरोधी विचार गति पकड़ रहा है। और यह वामपंथ के लिए कॉन्स्टेंटली चिंता का विषय था, क्योंकि उन्होंने अपने गणित में यह गणित लगा रखा था कि पूरी दुनिया अब लगभग उनके कब्जे में आ गई है या आ चुकी है। क्योंकि 8 साल बराक ओबामा जैसा घोर वामपंथी, मतलब साउल अलिंस्की की परंपरा का कम्युनिस्ट, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने घोर वामपंथी एक समय अमेरिका के सत्ता के केंद्र में फॉर्मली होंगे। इनफॉर्मली तो वे सत्ता में इन्फिल्ट्रेट बहुत समय से कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने बराक ओबामा जैसे व्यक्ति को 8 साल सत्ता दी, और बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं। ये अमेरिका की स्थिति थी। भारत में 10 साल से लगातार कांग्रेस मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी, और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहता था कि अब वे जाने वाले नहीं हैं, जिस तरह से वे रेकलेस हो गए थे। तो दुनिया जिस तरह से वामपंथ की बौद्धिक गिरफ्त में यूं ही है, राजनीतिक गिरफ्त में जिस तरह से दुनिया आ रही थी वामपंथ की, उसे एक झटका लगा था जब नरेंद्र मोदी की सरकार चुनकर आई, और फिर उसके 2 साल बाद अमेरिका में ट्रंप की सरकार चुनकर आई, तो उसे बहुत जोर का झटका लगा था, और वैचारिक रूप से वामपंथ बैकफुट पर जा रहा था। पूरी दुनिया में जनता का मूड वामपंथ के विरुद्ध जा रहा था। ऐसे में वे अपने इस गेन को खोने को तैयार नहीं थे। उस दृष्टि से वामपंथ को कोरोना ने बहुत जीवनदायिनी ऑक्सीजन दी है। अमेरिका में सत्ता पर उनका कब्जा हुआ है। मैं मानता हूं दुनिया के 4 देश उसके निशाने पर हैं: अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और ब्राजील। अमेरिका में वे ट्रंप को हटाने में सफल हुए हैं। ब्राजील के लोगों को फुटबॉल छोड़कर लगता है और किसी चीज से फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हालांकि ब्राजील का भी जनमत का जो झुकाव है वह थोड़ा बहुत वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के विरुद्ध जा रहा है। और इंग्लैंड में मैं प्रशंसा करता हूं, सारे प्रयासों के बावजूद एक तरह का संयम था, क्योंकि जब लेफ्ट ने एक तरह का संयम रखा, एक लाइन को क्रॉस नहीं किया। और हालांकि इन लोगों ने थोड़ी अफवाहें फैलानी, थोड़ी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बोरिस जॉनसन की सरकार यहां अपना ग्राउंड होल्ड करने में सफल हुई है। और हालांकि संख्या बहुत बढ़ी रही है यहाँ की कोरोना के शिकारों की, लेकिन जनता में सरकार के प्रति कोई नकारात्मकता नहीं आई है। जनता सामान्यतः जनता सरकारों की आलोचना करती ही रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी ऐसी नकारात्मकता नहीं आई है कि यहाँ पर लेबर को कंजर्वेटिव के अल्टरनेट के रूप में देखा जाए। और उसके बाद फिर अभी काउंसिल के चुनाव भी हुए, तो उसमें भी कंजर्वेटिव ने अपनी बढ़त बनाए रखी, और आज के दिन में बोरिस जॉनसन यहाँ की राजनीति का सर्वमान्य चेहरा है। अब प्रश्न है भारत में जिस तरह से वामपंथ ने कोरोना के आने से जिस तरह से सरकार बैकफुट पर गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो टाइमिंग थी इसकी, यह शंका खड़ी करती है।
सब कुछ सही जा रहा था और राजनीतिक रूप से भी और कोरोना के प्रति भी हमारा मूड अप था। हम लग रहा था कि हम इससे निकल गए हैं या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी भी आई है और लेकिन जिस तरह से कोरोना फैला है, डॉक्टर सुनील रैना बेहतर बताएंगे कि वे इसे शंका की नज़र से देखते हैं या नहीं, पर जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं जहां जिस तरह से, उसे मैं जरूर शंका की दृष्टि से देखता हूं। बंगाल का चुनाव था, बंगाल का चुनाव बहुत ही क्रूशियल था। सिर्फ एक राज्य नहीं है, सिर्फ 42 एमपी सीट्स नहीं है, बंगाल का चुनाव एक संदेश है। और जिस तरह से भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई थी और पूरी शक्ति लगा दी थी, जैसे ही कोरोना आया मीडिया का एक तरह से प्रचार इस तरह से शुरू हो गया कि पूरा बंगाल के चुनाव में अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैलियों से ही कोरोना फैल रहा है। महाराष्ट्र में भी फैल रहा है उसी की वजह से, केरल में भी फैल रहा है उसी की वजह से, छत्तीसगढ़ में भी फैल रहा है उसी की वजह से। तो यह जो नैरेटिव बनाया गया कि कुंभ और बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, दुर्भाग्य से मैं कहूंगा सरकार बैकफुट पर आ गई। मोदी और अमित शाह बैकफुट पर आ गए और उन्होंने वहां के चुनाव प्रचार से अपने हाथ खींच लिए। और बंगाल की राजनीति को सर आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बंगाल की राजनीति शेर की सवारी है। तो वहां की जनता अगर सत्ता पक्ष के विरुद्ध खड़ी होगी तो सिर्फ तभी खड़ी होगी जब उसे पूरा भरोसा होगा कि वे उसे हटाने में सफल हो जाएंगे। तो लेकिन जैसे ही भाजपा का प्रचार तंत्र बैकफुट पर आया और उन्होंने अपना प्रचार ढीला किया, जनता के मन में यह संशय खड़ा हो गया कि अगर भाजपा नहीं आई और ममता बनर्जी वापस आई तो बहुत दुर्गति होने वाली है। और जो भाजपा के प्रति समर्थन बढ़ रहा था वह एकाएक लोगों की दुविधा की वजह से थम गया। मैंने सोशल मीडिया पर कहा था, बंगाल की राजनीति शेर की सवारी है। बंगाल कभी आधे अधूरे निर्णय नहीं देता। वहां की जितनी हिंसक राजनीति है वहां कभी भी त्रिशंकु सरकारें नहीं बनती, बिल्कुल एकमत से बनती है, क्योंकि सबको पता है कि सत्ता किसके हाथ में है और उसी के साथ खड़े होने में कल्याण है, उसी के साथ खड़े होने में जिंदगी है। तो उसकी वजह से जो मोमेंटम टूटा है, राजनीतिक मोमेंटम जो था पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में था, उसे कोरोना ने तोड़ने में सफलता पाई है। और अपनी भी कमजोरी उसके बाद नजर आई है कि जिस तरह से बैकफुट पर आ पाए और उसके बाद बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। आप मानकर चले थे कि हम बंगाल तो जीतने ही वाले हैं, पर अगर नहीं जीते तो हम वहां होने वाली हिंसा से कैसे निपटेंगे और जो लोग आपके साथ खड़े हुए थे उनके ऊपर जो प्रतिक्रिया होगी उसका प्रतिकार कैसे करेंगे, इसकी तैयारी नहीं थी। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जो देश में राष्ट्रवाद का मोमेंटम था, और राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद लोगों के हृदय से चला गया है ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद को जो राजनीतिक बढ़त मिली हुई थी उस मोमेंटम को कोरोना की वजह से भारत में भी गहरा झटका लगा है।